Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with today's session. So first of all, I would like to welcome all of you to the Safal 2.0 batch on CUET Wala, where we are preparing for your CUET 2024 examination and together we are studying the subject of legal studies. तो अभी तक हमने legal studies में क्या क्या topics cover कर लिए हैं, पहले जल्दी से वो देख लेते हैं. First and foremost, we have covered the topic of your structure of Indian judiciary, and after completing that topic, we have started a new topic that is by the name of tort law. तो टॉर्ट लॉ की हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है. अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट क्लास का बिफोर वी प्रोसीड अहेड और बिफोर वी मूव ऑन विद दी टुडेज क्लास. तो जल्दी से देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं. तो पिछली क्लास में हमने देखा कि टॉर्ट्स होता क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसके एसेंशियल्स क्या हैं. तो टॉर्ट में हमने सबसे पहले देखा ये जो वर्ड टॉर्ट है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया था जिसका नाम है टॉर्टम. तो टॉर्टम से डिराइव किया गया है ये वर्ड जिसका मतलब है ट्विस्टेड. तो इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी जो माइन्यूट सी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है. इसीलिए अब मैं आपको रिकैप देते हुए भी थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको ज़रूर ध्यान से सुनना क्योंकि इन्हीं में से कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो फिर टॉर्ट में हमने जाना कि टॉर्ट क्या एक सिविल रॉन्ग है या वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है. फिर हमने उनके डिफरेंसेस भी पढ़े थे कि सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है, जिसमें एक फंडामेंटल जो डिफरेंस था वो था पनिशमेंट से रिलेटेड. कि जो सिविल रॉन्ग है उसमें यूजुअली पनिशमेंट क्या देती है कि किसी पे फाइन इम्पोज कर दिया जाता है या किसी को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोल दिया जाता है. ठीक है, जबकि क्रिमिनल लॉज में क्या होता है या क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है, वहां पर एज अ पनिशमेंट किसी व्यक्ति को जेल में भी भेजा जा सकता है यानी कि इम्प्रिजन भी किया जा सकता है. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस था सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में. और फिर हमने कैटेगराइज किया था कि जो हमारा टॉर्ट है, टॉर्ट लॉ फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविल रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है जबकि क्रिमिनल रॉन्ग में सोसाइटी एट लार्ज का राइट अफेक्ट होता है. ठीक है, इसलिए वहां पर जो पनिशमेंट है वो भी हार्श होती है और यहां पर कंपेरेटिवली जो पनिशमेंट है वो लोअर साइड पे रहती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस ओनली. ठीक है, उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि इसका ओरिजिन कहाँ से है. अब जैसे हम बहुत सारी चीजों का बहुत अलग अलग लॉज का वो देखते हैं कि आईपीसी के लिए पनिशमेंट्स के लिए हमारे पास इंडियन पीनल कोड है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रोविजंस पढ़नी है उसके लिए हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, प्रॉपर्टी की प्रोविजंस पढ़नी है तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है. ठीक है, तो वैसे ही टॉर्ट के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, क्या हमारे पास कोई कोड है या हमारे पास कोई एक्ट है, मतलब कोई हमारे पास स्टैट्यूट है? नहीं. जो हमारे टॉर्ट लॉ है वो आज के दिन अगर एग्जिस्टिंग है तो इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल डिसीजंस. तो ये अपना सोर्स या ये अपना ओरिजिन ड्रॉ करता है फ्रॉम योर जुडिशियल डिसीजंस. जो जुडिशियल डिसीजंस हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे इंडियन कोर्ट्स के ही होंगे, वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जो कोर्ट टोर्ट के फील्ड में डिसीजंस दे रहे हैं हम उनको भी ध्यान में रख के यहाँ पर उन रिलेटेड मैटर्स पर डिसाइड करते हैं या कोर्ट्स अपना डिसीजन देते हैं. ठीक है, फिर हमने असेंशियल डिस्कस किया था कि टॉर्ट के असेंशियल क्या है. मैंने 3 इंपॉर्टेंट असेंशियल्स बताए थे आपको कि हम कब कह सकते हैं कि जी एक टॉर्ट कमिट हुआ है. टॉर्ट तब कमिट होता है सबसे पहले कि किसी का कोई एग्जिस्टिंग राइट वॉयलेट होता है. ठीक है, सो देयर इज एन एग्जिस्टिंग लीगल राइट, उस लीगल राइट को इंजरी होती है यानी कि कोई डैमेज कर रहा है उस लीगल राइट को, उसको कोई वॉयलेट कर रहा है. और थर्डली because of that damage injury has been caused and you can claim some sort of compensation. ठीक है, so कौन कौन से 3 एसेंशियल हुए? लीगल राइट, ठीक है, फिर दूसरा इंजरी टू योर लीगल राइट एंड थर्ड इज देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. कि जो आपको नुकसान हुआ, आपका डैमेज कॉज हुआ, चाहे आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी, उसकी कॉम्पनसेशन की फॉर्म में भरपाई होगी. ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी हमारे अलग अलग तरह के टॉर्ट्स के बारे में जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था. पहली थी हमारी इंटेंशनल टॉर्ट्स और दूसरा हमने नेग्लिजेंस के बारे में देखा था. तो जैसे कि आप लोगों ने अगर कभी न्यूज में सुना हो या कहीं से भी पढ़ा हो तो यूजुअली जब भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसकी मंशा क्या थी, कहीं इससे गलती से तो ये ऑफेंस नहीं हो गया या ये अपनी स्टेट ऑफ माइंड में राइट स्टेट ऑफ माइंड में तब था या नहीं, या इसको सही या गलत की समझ थी या नहीं. तो इस तरीके से इंटेंशन
इंटेंशन जो है कि आपके मन में क्या थॉट था या क्या ख्याल था जब वो आप एक्ट कर रहे थे जिससे किसी का राइट वॉयलेट हुआ, तो जो वो इंटेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके किसी एक्ट से किसी को कोई इंजरी कॉज हुई और जब उसकी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस डिसाइड किए जाएंगे, तो कोर्ट ये जरूर देखेगा कि आपकी इंटेंशन प्रेजेंट थी या नहीं थी। तो इस तरीके से हमने दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया था टॉर्ट्स को, और फिर हमने इंटेंशनल टॉर्ट्स के अंदर सबसे पहले पढ़ा था असॉल्ट और बैटरी। असॉल्ट और बैटरी का मतलब हमने समझा था और इनके डिफरेंसेस समझे थे। असॉल्ट में मैंने आपको बताया था दैट देयर इज मियर एप्रीहेंशन और फियर ऑफ इंजरी, कि आपको इंजरी हो सकती है। मान लो मैं आपको मुक्का दिखा रही हूँ या आपकी तरफ एक डंडा लेके भाग रही हूँ, आपकी तरफ गन पॉइंट कर रही हूँ, अभी आपको कोई इंजरी नहीं हुई पर आपको मन में डर हो गया कि मुझे कोई इंजरी कॉज हो सकती है, तो वो क्या है? एप्रीहेंशन, एंड दैट इज असॉल्ट। अब बैटरी क्या है? बैटरी भी इसके साथ ही हम पैरेलल पढ़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं। बैटरी में एक्चुअल इंजरी इज कॉज्ड। जहां मैं डंडा लेके आपकी तरफ भाग रही थी तब तक असॉल्ट था, आपको डर लग रहा था कि मैं आपको मार दूंगी, आपको इंजरी कॉज हो जाएगी। बट द मोमेंट आई हिट यू, जैसे ही मैं आपको वो डंडा से मारती हूँ आपको इंजरी कॉज होती है, वैसे ही बैटरी कमिट हो जाती है। ठीक है, तो असॉल्ट में एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं होती। एक्चुअल इंजरी कहाँ कॉज होती है? बैटरी में। फिर हम बात कर रहे थे डेफेमेशन के बारे में। डेफेमेशन में भी इंटेंशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये भी जैसे कि दिस इज ऑल्सो योर इंटेंशनल टॉट, लाइकवाइज डेफेमेशन में भी दिस इज ट्रू, ये भी सेम है। डेफेमेशन क्या होता है? जब आपने शब्दों से या अपने एक्शन से किसी की रेप्यूटेशन को लोअर डाउन करते हो सोसाइटी की नजरों में या किसी थर्ड पर्सन की नजरों में, उसे हम कहते हैं डेफेमेशन। डेफेमेशन को हम हिंदी में मानहानि भी कहते हैं। मान मतलब जब आप किसी की रिस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहे हो, किसी की रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो। तो डेफेमेशन जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, जो हमारा डेफेमेशन है वो एक टॉर्ट भी है और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। यानी कि टॉर्ट के अंदर उसको हो सकता है कि आप डेफेमेशन के टॉर्ट के अंदर आप किसी से कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, एंड लाइकवाइज इन द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में भी डेफेमेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है। यानी कि डेफेमेशन के लिए आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। सो जो हमारा ये डेफेमेशन है, इट इज अ टॉर्ट एज वेल एज इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था लॉफुल इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। लॉफुल इम्प्रिजनमेंट तब होता है आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, आपका ट्रायल चला और कोर्ट को लगा, कोर्ट ने आपको गिल्टी पाया और उसने आपको कन्विक्ट कर दिया, आप जेल में भेज दिया, तो वो क्या है? एक लॉफुल इम्प्रिजनमेंट है। आपने कानून तोड़ा, किसी को इंजरी की, इसलिए आपको जेल में भेजा जा रहा है, दैट इज लॉफुल, दैट इज वैलिड। अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को आप एक तरीके से अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट भी कह सकते हो। कैसे? कि मान लो आप एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, बाहर से आपको कोई दरवाजा लॉक करके चला गया, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, आप उस कमरे से बाहर ही नहीं जा पा रहे हो, तो वो क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे कोई लॉफुल सैंक्शन नहीं था, किसी ने उसको बोला नहीं था, या उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी, या ना आप किसी के लिए जान के लिए कोई खतरा बन रहे थे कि दरवाजा बंद किया जाए। तो इस तरीके से लॉफुल इम्प्रिजनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के भी मैंने आपको कुछ एसेंशियल्स बताए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। प्लीज गो थ्रू देम वंस अगेन। एंड जो मैं हर क्लास में आपको कह रही हूँ कि जो जो टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं, साथ में एनसीईआरटी की बुक से उसको जरूर पढ़ लो। मैंने एक बच्चे ने पूछा था मुझसे डाउट कि मैम हमें बुक नहीं मिल रही है, तो हम कहाँ से बुक हमें अवेलेबल होगी? तो इन वन ऑफ द कमेंट्स आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑल्सो। आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू टाइप क्लास 12th एनसीईआरटी और सीबीएसई पब्लिकेशन लीगल स्टडीज बुक, सो इट इज इजीली अवेलेबल देयर ऑल्सो। वहां से आप क्या करो, अभी आपके पास एज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और हमारे लेक्चर्स के बीच में भी अच्छा खासा, मतलब यूजुअली देयर इज अ गैप ऑफ 4-5 डेज, तो आप एक लेक्चर कवर करो, साथ साथ उस लेक्चर के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको उस बुक से पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ। वो जो नोट्स है ना, वो आपको एंड में बहुत काम देंगे और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप सबके लिए। ठीक है, सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ योर लास्ट क्लास। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस प्रोसीड टू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन टुडेज क्लास. So the topics that we are going to cover for today's class, first is trespass to land and chattels. Don't worry, अभी आपको ये बहुत ही
अलग वर्ड लग रहे होंगे, या आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने ये सुने भी नहीं होंगे। आई विल बी टेलिंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड टू यू। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसे भी। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन का, कन्वर्जन भी क्या है, एक टॉट है। फिर हम बात करेंगे नर्वस शॉक और नेग्लिजेंस के बारे में भी, ये भी आई होप, नर्वस शॉक एक अलग से लेवल का इंटेंशनल टॉट है। नेग्लिजेंस तो बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा, जिसको हम अक्सर कह देते हैं लापरवाही या रेकलेसनेस, ठीक है, वो भी ये सॉर्ट ऑफ टॉट है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में, और ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज कौन से हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करूंगी, वो आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि कई बार वो पेपर में पूछे गए हैं। इस साल का पेपर हो चाहे लास्ट साल वाला जो पेपर है, उन दोनों पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो केस लॉज हैं जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स begin with the class. So lastly, yes, as always, जैसे हम करते हैं क्लास खत्म होने के बाद, we will be solving certain questions and answers. So let's proceed with today's class then. तो सबसे पहले हम टॉट के बारे में बात करते हैं, ट्रेसपास टू लैंड एंड चैटल्स। तो ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास होता है, मान लीजिए मेरा घर है, घर की बाउंड्री है, वहां पर कोई बिना मेरी परमिशन के, विदाउट माय कंसेंट, समवन एंटर्स इनटू माय प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेसपास, ठीक है। सो ट्रेसपास सिंपली क्या है, इफ समवन विदाउट योर कंसेंट, बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में कोई एंटर करता है, उसे हम कहते हैं ट्रेसपास। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू ऑल। टू एंटर someone's property without their consent, ठीक है। तो जब भी आप किसी की कंसेंट के बिना किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाते हो, उसे हम कहते हैं ट्रेसपास। अब जैसे मैंने आपको बताया, डेफेमेशन एक टॉर्ट भी है और वो एक ऑफेंस भी है। सिमिलरली ट्रेसपास भी एक टॉर्ट भी है और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, क्योंकि अगर जब आप सिर्फ उसने कोई आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करके कोई आपको नुकसान नहीं किया, कोई इंजरी कॉज नहीं की, तो आप सिंपली उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सिंपली उससे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। बट उसने आपकी प्रॉपर्टी में घुस के तोड़ फोड़ कर दिया, आपको लगता है इसको तो ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ज्यादा हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए, फिर आप आईपीसी के अंडर जाके उसको ट्रेसपास के सेक्शन में भी पनिशमेंट दिलवा सकते हो, ठीक है। अब ट्रेसपास का आई होप सबको मतलब समझ में आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे सबको याद रखना है, हमने जो दो कैटेगरी पढ़ी थी, इंटेंशनल टॉर्ट एंड नेग्लिजेंस, ट्रेसपास जो है वो एक इंटेंशनल टॉर्ट है, ये याद रखना है, ठीक है। सो इट इज एन इंटेंशनल टॉर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अब कोई जानबूझकर, मतलब कि उसकी इंटेंशन है वो आपको परेशान करने के लिए, अनॉय करने के लिए, जानबूझकर बिना आपकी परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, तभी हम उसको कहेंगे कि ट्रेसपास का टॉर्ट कमिट हुआ है। अब मुझे पता ही नहीं है, आपने कोई डीमार्केशन ही नहीं कर रखी, आपने कोई बाउंड्री ही नहीं बना रखी है, सिर्फ आपको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ से इस दरवाजे से लेके 10 मीटर तक है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। बट उस 10 मीटर पे ना तो आपने कोई बोर्ड लगा रखा है, ना आपने कोई डीमार्केशन कर रखा है, ना आपने कोई बाउंड्री बना रखी है। अब कोई व्यक्ति चलता फिरता वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाता है कि लेट अस सी, ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं जाके देखता हूं पास से कि इन्होंने क्या क्या मटेरियल यूज किया है। अब क्योंकि वहां पे कोई बाउंड्री नहीं थी, वहां पे कोई डीमार्केशन नहीं थी, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। ही हैड अ गुड इंटेंट, ही डिड नॉट हैव अ बैड इंटेंशन। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते उसने ट्रेसपास कमिट किया है। तो ट्रेसपास में इंटेंशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर पनिशिंग समवन फॉर द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। अब यहां पर दो कैटेगरी है, ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू चैटल्स। अब ट्रेसपास टू लैंड क्या है? आप किसी की जमीन पर, किसी के घर में, किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी की एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे बिना उसकी कंसेंट के घुस जाते हो, तो इट विल बी ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू चैटल्स क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं चैटल क्या होता है। सो चैटल इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी,
ठीक है। अब ट्रेसपास टू चैटल यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई कैसे ट्रेसपास करेगा? अब आपकी कार है, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर ट्रेसपास कैसे होगा? मान लीजिए आपने स्कूल के बाहर आप अपने बच्चे को छोड़ने गए, वहां पर गाड़ी पार्क कर रखी है, अब पीछे से कोई आता है और बिना आपके परमिशन के गाड़ी में बैठ जाता है। अब आपकी कार क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक चैटल है। अब कोई उसमें बिना परमिशन के बैठ गया, बिना आपकी कंसेंट के उसमें बैठ गया, अब वो क्या है? इट विल अगेन अमाउंट टू ट्रेसपास। बट अगेन यहां पर भी क्या जरूरी है कि उस व्यक्ति ने वो काम इंटेंशनली किया है, उसे पता है वो क्या कर रहा है, कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, या अगर आप उस व्यक्ति से पूछोगे या वो आपसे पूछेगा कि मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊं, तो आप मना ही करोगे। रिगार्डलेस ऑफ दैट वो आपकी गाड़ी में बैठ जाता है, तो इट विल बी ट्रेसपास टू चैटल। ठीक है। सो दिस वे इट इज ऑल्सो अ पनिशेबल रॉन्ग एंड इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉर्ट्स। तो इस तरीके से ट्रेसपास दो तरीके के हैं। ट्रेसपास टू लैंड, लैंड क्या है? हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ट्रेसपास टू चैटल, चैटल क्या है? दी मूवेबल प्रॉपर्टी। वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, वो आपका साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन मूव। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड कि क्या होता है चैटल और क्या होता है ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू योर चैटल। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है? अगर हम कन्वर्जन का सिंपली मतलब देखें तो कन्वर्ट कर दिया किसी चीज को, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसकी शेप चेंज कर दी, या आपने उसकी कलर चेंज कर दिया, ठीक है, या आपने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ठीक है। तो वो क्या है? कन्वर्जन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूं कि कन्वर्जन होता क्या है। अब मान लीजिए आपने आपके फ्रेंड को कहीं घूमने के लिए जाना था, आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी कि चलो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, वो आपसे मांगने आया कि यार मुझे 2 दिन के लिए काम से कहीं जाना है, तू मुझे अपनी गाड़ी दे दे। आपने उसको अपनी गाड़ी दी, आपकी कंसेंट वहां तक प्रेजेंट थी, अपनी मर्जी से आपने उसको गाड़ी दी। बट वो आपकी गाड़ी ले गया, आपकी गाड़ी का कलर व्हाइट था, उसको लगा नहीं यार व्हाइट तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसको ब्लू करा देता हूँ, डार्क ब्लू कलर करवा दिया उसने आपकी गाड़ी को बिना आपकी परमिशन के। अब वो क्या है? एक टॉर्ट है। गाड़ी ले जाने तक आपकी परमिशन प्रेजेंट थी, आपने कहा ठीक है तुम ले जाओ, बट आपने ये नहीं कहा था उसे कि चलो ठीक है तुम इसका पेंट भी चेंज करा लाना। अब बिना आपकी परमिशन के उसने उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, और वो प्राइमरीली आपकी मर्जी के बिना हुआ है, यानी कि उसमें आपकी कंसेंट प्रेजेंट नहीं थी। तो वहां पर इट विल अमाउंट टू कन्वर्जन। ठीक है। कन्वर्जन मतलब जो किसी व्यक्ति ने आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी ली है, मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, और उसका वो किसी तरीके से नेचर चेंज कर देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहन है या आपकी दोस्त है, उसको कहीं शादी में जाना है और वो आती है, यार मुझे तो तुम्हारा वो सेट बहुत अच्छा लगा था, या मुझे तुम्हारी वो रिंग बहुत अच्छी लगी थी, तुम मुझे 1 दिन के लिए दे दो। वो आपकी वो रिंग ले जाती है, आप अपनी मर्जी से उसे दे देते हो कि हाँ भाई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आपने उसे वो रिंग दी। अब उसने उस रिंग के साथ क्या किया? वो रिंग ले जा करके उसको लगा कि इसको तो मैं मुझे तो एक चेन का डिजाइन बहुत पसंद है, इसको मैं एक चेन की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेती हूँ। तो उसने उस गोल्ड की रिंग को एक चेन में कन्वर्ट करा लिया बिना आपकी परमिशन के। अगेन इट इज व्हाट? इट इज कन्वर्जन। ठीक है। तो आप जब भी किसी की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, और उसका कोई भी उसका नेचर चेंज कर रहे हो किसी भी तरीके से, आप उसकी शेप चेंज कर देते हो, आप उसका कलर चेंज कर देते हो, ठीक है, या आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देते हो, तो दैट वे इट विल अमाउंट टू द टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। सो व्हाट इज कन्वर्जन? लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू। व्हेन समवन borrows a property from you and they alter या change their nature, form, shape और कलर, या उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर देते हैं विदाउट योर कंसेंट। विदाउट योर कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसेंट के बिना उसने ऐसा किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
आपकी कंसेंट के बिना उसने अगर ऐसा किया है तो ही वो टॉट ऑफ कन्वर्जन माना जाएगा। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये भी एक इंटेंशनल टॉट है। यू मस्ट मेमोराइज दिस पॉइंट दैट कन्वर्जन इज अ इंटेंशनल टॉट। ठीक है, जब तक उस व्यक्ति की इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होगी आप उसको टॉट ऑफ कन्वर्जन के लिए पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, उसको लगा, मान लीजिए आपने उसे कहा था, आपने उसे 2 रिंग्स दी कि इस रिंग को तो तुम सेल कराना और दूसरी रिंग को तुम चेन में कन्वर्ट करा लेना। अब वहां पर आपसे गलती से उल्टा हो गया, जो रिंग उसने सेल करने के लिए दी थी उसका तो आपने चेन बनवा लिया, और जो उसने आपको कहा था इसकी चेन बनवा लेना उसको आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ कन्वर्जन है ना। जो रिंग जिस पर्पस के लिए उसने आपको दी थी आपने उसको वैसे यूज नहीं किया, उसका नेचर चेंज कर दिया। तो क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि कन्वर्जन टॉट ऑफ कन्वर्जन हैज हैपेंड और हैज टेकन प्लेस? नो, यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति की बैड इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम ब्रीफली इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि कन्वर्जन के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पनिश होगा जब उसकी बैड इंटेंशन प्रेजेंट होगी, उसने किसी से कोई प्रॉपर्टी बोरो की है और वो प्रॉपर्टी बोरो करने के बाद उसने बिना परमिशन के, बिना ओनर की परमिशन के उसमें कोई भी बदलाव कर दिया है। ठीक है, सो देन ओनली इट विल बी टर्म्ड एज द टॉट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज कन्वर्जन। अब इसके बाद हम अगले टॉट पर चलते हैं विच इज द टॉट ऑफ नर्वस शॉक। तो नर्वस शॉक भी एक तरीके का टॉट है। अब इसमें क्या होता है, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नर्वस शॉक में क्या है, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसका बेटा है, वो बाहर खेलने गया हुआ है, आपको लगता है कि मैं तो इसके साथ एक प्रैंक करता हूँ, और आप अपने जो आपकी पड़ोसी आंटी है उन्हें जाके कहते हो, आंटी आपका बेटा तो हॉस्पिटलाइज हो गया, उसका तो एक्सीडेंट हो गया, उसको तो बहुत सीरियस इंजरी हुई है। ये सुनते ही उसकी मदर नर्वस शॉक में चली जाती है। नर्वस शॉक में मतलब कि शी वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन, और आपने एकदम से उनको ऐसी चीज बोल दी जो उनको इतना डीप स्टेट ऑफ शॉक में ले गई उनका माइंड कि या तो वो कोमा में चले गए, या वो शी इज नॉट रिएक्टिंग नॉर्मली, और मे बी शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर दैट शी कुड नॉट टेक दिस शॉक। इट वॉज अ नर्वस शॉक, यानी कि इंस्टेंटली हर माइंड स्टॉप्ड वर्किंग और she had to be taken to the hospital और she went into coma। तो जब भी आपके किसी एक्शन से, जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेटमेंट से, आपके एक्शन से भी कोई व्यक्ति अगर नर्वस शॉक में चला जाता है, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ रिकलेसनेस है, केयरलेसनेस है यहाँ पर, कि आप अगर वो स्टेटमेंट नहीं कहते तो वैसा नहीं होता। अगर आप जिम्मेवारी से एक्ट करते, अगर आप सेंसिबली एक्ट करते तो वो सिचुएशन ही अराइज नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशंस को भी कवर अप करते हैं हम टॉट ऑफ नर्वस शॉक में। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जो छोटे मोटे डेली बेसिस पे हमारे माइनर से ऑफेंसेस हैं, पेटी से ऑफेंसेस हैं, जिनको हम आईपीसी के अंडर ट्राई नहीं कर सकते, जिनके लिए हम व्यक्तियों को जेल नहीं भेज सकते, उनसे हम क्या करते हैं, फिर हम उनसे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर लेते हैं। अब नर्वस शॉक क्या है? नर्वस शॉक इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल इंजरी। ठीक है, देयर इज नो फिजिकल इंजरी। ठीक है, यहां पे किसी को कोई फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई ना एज सच। तो यहाँ पर टॉर्ट्स में मेंटल इंजरी को भी कवर किया गया है कि जब भी आपकी किसी स्टेटमेंट की वजह से, आपके शब्दों की वजह से या आपके एक्शंस की वजह से किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाता है कि वो एकदम से डीप स्टेट ऑफ शॉक में पहुंच जाता है, उसको समझ में नहीं आता, अरे ये क्या हुआ, एकदम से अब मैं क्या करूं, या वो उसकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, वो शॉक में चला जाता है। तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जा सकता है, और ऐसे रेकलेसनेस, ऐसे केयरलेसनेस बिहेवियर के लिए आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम की जा सकती है। इसमें भी अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन। अगेन जो आपका टॉट ऑफ नर्वस शॉक है, इट इज व्हाट, इट इज योर इंटेंशनल टॉट। ठीक है, आई विल राइट इट डाउन हियर। सो व्हाट इट इज योर इंटेंशनल टॉट। तो आगे से भाई किसी के साथ ऐसा, अपना दोस्त भी है चाहे, किसी के साथ भी ऐसा मजाक करने से पहले सोच लेना,
अगर उस व्यक्ति को कुछ भी ऐसा होता है कि वो स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है, तो उसके फैमिली वाले या ठीक होने के बाद वो व्यक्ति भी आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. सो बी वेरी 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 केयरफुल जब भी आप ऐसे कोई प्रैंक्स या किसी के ऊपर ऐसा कोई मजाक कर रहे हो किसी के साथ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इट डज नॉट लीड इनटू सच अ सिचुएशन. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड नर्वस शॉक होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों हम इसको एक पनिशेबल टॉट कह रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस. अब नेग्लिजेंस से हम अलग कैटेगरी ऑफ टॉट्स पे आ गए. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इंटेंशनल टॉट्स, कि आपको पनिशमेंट तभी मिलेगी, आपसे कोई व्यक्ति कंपनसेशन या डैमेजेस तभी क्लेम कर पाएगा अगर जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसकी इंटेंशन कैसी थी वो देखी जाएगी. जब तक कि कोर्ट में ये प्रूव नहीं होगा कि उसकी इंटेंशन गलत थी, उसको सजा नहीं दी जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर और इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट वाज रॉन्ग. अब मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज की जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी हो सकता है कंफ्यूजन हो. सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू. प्लेंटिफ, कोर्ट में ऐसे केसेस में, टॉर्ट लॉ के केसेस में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट. तो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है. अब ये दो व्यक्ति कौन होते हैं? प्लेंटिफ वो व्यक्ति होता है जो कंप्लेंट फाइल करता है. ठीक है. हु फाइल्स अ कंप्लेंट, यानी कि जो शिकायत कर रहा है, जिसको कोई इंजरी हुई है, जिसका कोई नुकसान हुआ है, चाहे उसकी पर्सनल इंजरी हुई है या उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है, दैट पर्सन इज नोन एज प्लेंटिफ. सो प्लेंटिफ कौन है? द वन हु कंप्लेन्स. ठीक है. या हु सफर्स डैमेज, किसी भी तरीके का जिसने कोई डैमेज सफर किया है, ही इज नोन एज प्लेंटिफ. अब डिफेंडेंट, नाम में ही पता चल रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति को हम कहते हैं डिफेंडेंट. सो डिफेंडेंट कौन है? द वन हु ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ. अब किसी भी तरीके से वो डिफेंस देगा कि मेरी तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो वहाँ उस दिन प्रेजेंट ही नहीं था, मैंने तो उससे देखा ही नहीं, मैं तो ये किसी को इंजरी कॉज कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इनकेपेबल हूँ ऐसी इंजरी कॉज करने के. तो वट एवर डिफेंस दैट पर्सन विल गिव. सो दिस वे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज जो हम सिविल केसेस में यूज करते हैं. क्रिमिनल केसेस में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम टॉर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट property law most probably, then contract law, and after that we will be talking about your concept of criminal laws in India, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्रिमिनल केसेस में हम क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं. सो अब हम आ जाते हैं नेग्लिजेंस पे. तो अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? इंटेंशनल टॉर्ट्स, कि जब तक बुरी इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होगी हम डैमेजेस या कॉम्पनसेशन उस व्यक्ति से क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम आ गए नेग्लिजेंस पे, जो उसका ऑपोजिट है. नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए जब भी आप किसी व्यक्ति को कमिट करते हो, टॉर्ट के लिए पनिश करते हो, तो वहां पर इंटेंशन रेलेवेंट ही नहीं है, इंटेंशन देखी ही नहीं जाएगी. वहां पर क्या देखा जाएगा कि क्या इस व्यक्ति के एक्शंस इतने केयरलेसनेस से भरे हुए थे कि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया. तो नेग्लिजेंस के मैं अब सबसे पहले आपको एसेंशियल्स बताती हूँ कि नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या हैं, कि हम कब कहेंगे कि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस हैज बीन कमिटेड. तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर. अब आपकी जिम्मेवारी है किसी चीज को संभाल के रखने की या उस चीज का टेक केयर करने की. अब मान लीजिए आप एक बॉडीगार्ड हैं एक बैंक के. ठीक है. आपकी जिम्मेवारी क्या है? टू मेक श्योर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैंक के अंदर ना जाए जो रॉबरी कमिट कर सकता है या अंदर जाके किसी भी तरीके का कोई अनॉयंस कमिट कर सकता है. अब आप बाहर सोते रहे, ठीक है, आप मस्त या अपना ड्यूटी के टाइम घूमने चले गए, वॉक करने चले गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर बैंक के अंदर क्या हो, मुझे क्या लेना है.
वो क्या है, आपकी सबसे पहले तो एक ड्यूटी टू टेक केयर थी, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक जॉब असाइन किया गया है, वो आपकी क्या है, ड्यूटी। अब अगला एसेंशियल क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब इस ब्रीच की, आप उस ड्यूटी को ब्रीच कर देते हो, आपकी ड्यूटी थी आप बैंक के बाहर रहोगे, उस बैंक की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, आप ध्यान रखोगे कि कुछ भी अनटूवर्ड एक्टिविटी ना हो, आपने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। अब थर्ड एसेंशियल क्या है, इंजरी और डैमेजेस आर कॉज्ड। अब आपकी इस रेकलेसनेस की वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी कॉज हो गई, कोई डैमेजेस कॉज हो गए, तो वो व्यक्ति अब आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। अब ये एक एग्जाम्पल था, इसका मैं आपको एक मेडिकल फील्ड के टर्म से, मेडिकल फील्ड से रिलेट करके बताती हूँ। जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे डॉक्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अटमोस्ट केयर के साथ हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अब कोई आपका मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का, और ऑपरेट करते हुए डॉक्टर ने सीजर छोड़ दी आपकी बॉडी के अंदर, और कोई कॉटन का स्वॉब छोड़ दिया आपकी बॉडी के अंदर। आप लोग सुनते भी होंगे ना न्यूज में बहुत बार कि ऐसा हुआ, किसी के पेट में सीजर पाया गया, या कोई कॉटन का पीस पाया गया, या कोई और इंस्ट्रूमेंट पाया गया जो कि ऑपरेशन करते वक्त वहीं पर रह गया, ठीक है। अब इसमें जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, डॉक्टर, यानी कि उसकी प्राइमरी ड्यूटी टू टेक केयर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो इंश्योर करेगा कि वो ऑपरेशन अच्छे से किया जाए, और सबसे पहले वो अपने हाथों को सेंसिटाइज करे, या वहां पर कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे उस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन कॉज हो। वो एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में, राइट स्टेट ऑफ माइंड में वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, ताकि जो उसका पेशेंट है उसको किसी भी तरीके की कोई इंजरी ना हो या नुकसान ना हो, ठीक है। वो उसको अटमोस्ट केयर रखनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा ध्यान उसे रखना पड़ेगा, वो है उसकी ड्यूटी टू टेक केयर। अब जब वो आया ही नशे में धुत होके ऑपरेशन करने आया है भाई डॉक्टर, अब क्या उसको, क्या वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अपनी? नहीं, देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। या उसको बहुत गहरी नींद चढ़ी हुई है और वो ऑपरेशन तब परफॉर्म कर रहा है, अगेन वहां पर भी क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा, तो वहां पर भी देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जिसकी वजह से कोई भी चीज अगर पेशेंट की बॉडी में रह गई ऑपरेशन करते हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम कहेंगे कि देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बिकॉज ऑफ विच सम इंजरी और डैमेजेस हैव बीन कॉज्ड। अब जो ये डॉक्टर है उससे कॉम्पनसेशन क्लेम की जा सकती है, जो पेशेंट है नेग्लिजेंस के अंडर उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो नेग्लिजेंस के लिए हम कई बार सिमिलर टर्मिनोलॉजीज भी यूज करते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस के लिए हम कई बार टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि इफ somebody इज केयरलेस, ठीक है, इफ somebody इज रेकलेस, ठीक है, कि यानी कि जो जिम्मेवारी उस व्यक्ति को दी गई है, अगर वो जिम्मेवारी अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो फिर नेग्लिजेंस का एक्ट कमिट कर रहा है, एंड द पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर द सेम। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड नेग्लिजेंस होता क्या है, उसके 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द केस ऑफ डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। ये लैंडमार्क केस है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको जरूर याद करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी आपके पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैच द फॉलोइंग, कि इस केस का कौन से टॉपिक से रिलेशन है, बताइए इस केस का कौन से केस से रिलेशन है, नेग्लिजेंस का कौन सा केस है, क्रिमिनल रॉन्ग्स का कौन सा केस है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, माइनर्स का कौन सा केस है। इस तरीके से विद एवरी फॉलोइंग क्लास आई विल बी टेलिंग यू विच आर द इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो टॉर्ट लॉ की बात करें तो हम 3 केसेस आज डिस्कस करेंगे, और वो तीनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से समझना है। और प्लीज जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वहां पे एंड में कॉलम बना लो इंपॉर्टेंट केस लॉस का, वहां पर ऐसे लिख लो नेग्लिजेंस का केस कौन सा है, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन। इस तरीके से आपको याद रहेगा, हाईलाइट कर लो जब नोट्स बना रहे हो, और इंपॉर्टेंट केस लॉस का एक इंपॉर्टेंट केस लॉस का अलग से कॉलम बना लो, और वैसे ही एक अलग से कॉलम बना लो लीगल फ्रेजेस या लीगल मैक्सिम्स का। ऐसा नहीं कि वी विल नॉट बी कवरिंग देम,
हम भी डिस्कस करेंगे इन सब केसेस को या लीगल फ्रेजेस को या मैक्सिम्स को, बट यहाँ अगर आप यहाँ से लिख के अपनी लैंग्वेज में उसको वहाँ लिखोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा. इट विल बी ईजियर टू मेमोराइज, टू रिलेट और टू अंडरस्टैंड. अब इस केस में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन. अब डोनोग क्या है, प्लेंटिफ है और स्टीवेंसन डिफेंडेंट है. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शॉप पे जाता है और वहां पर एक बियर का कैन ले लेता है, जूस का कैन ले लेता है. वो उस जूस के कैन को खोल के पी जाता है और एंड में देखता है उसमें तो एक मरा हुआ स्नेल पड़ा था. ठीक है. अब उस ड्रिंक को पीने के बाद जिस व्यक्ति ने वो ड्रिंक कंज्यूम की उसको इन्फेक्शन हो जाता है और ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और वो बहुत दिन बीमार रहता है, उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है और वो डिस्चार्ज होता है वहां से करीब 1 महीने बाद और उसका इतना बड़ा बिल बन जाता है भाई. 1 महीने का बिल. एक अच्छे हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट कराओ तो बहुत ज्यादा बिल बन गया उसका उस हिसाब से. फिर उसने कहा कि मैंने ऐसा क्या कंज्यूम किया या ऐसा मैंने क्या किया. डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा इन्फेक्शन कॉज हुआ. तो फिर पाया गया कि जो उसने वो ड्रिंक कंज्यूम की थी स्नेल था, उस ड्रिंक की वजह से उसको वो इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा. ठीक है. अब यहां पर कोर्ट ने जब उसने कॉम्पनसेशन मांगी उस कंपनी से जिसने वो ड्रिंक बनाई थी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी केयरलेसनेस की वजह से मुझे ये इन्फेक्शन हुआ और ये मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मेरा ये खर्चा हुआ. अगर आपने ध्यान दिया होता, अपनी चीज़ें केयरफुली की होती, डिलीजेंटली की होती तो ऐसा नहीं होता और ना ही मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता, ना ही मेरा ये खर्चा होता. तो अब इस ग्राउंड पे उसने जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे कॉम्पनसेशन क्लेम की. तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी टू टेक केयर है, इंश्योर करना कि प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स या जो क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल किए जाएं, ध्यान रखा जाए, प्रॉपर सैनिटेशन हो वर्क प्लेस पे. इट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी. अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से वो स्नेल ड्रिंक में पाया गया और उसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसको इन्फेक्शन हो गया. तो इस तरीके से यहाँ से जो केस है, ये जो केस है, इससे हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस है वो इवॉल्व हुआ और ये 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स भी इसी केस में बताए गए थे. ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच होगा उस ड्यूटी का और उस ब्रीच के वजह से आपको कुछ डैमेजेस या इंजरी कॉज हुई है. सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड नेग्लिजेंस होता क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है. एसेंशियल्स भी आपको तीनों पता होने चाहिए. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट. यहां पर इंटेंशन रेलेवेंट नहीं है. ठीक है. अनलाइक ऑल दी अदर टॉट्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार, अभी तक हमने जितने भी टॉट्स कवर किए हैं उनमें हमने सबने देखा था कि इंटेंशन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. नेग्लिजेंस में इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट. अब जो जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर सभी पॉइंट्स मेंशन्ड हैं. कौन सा केस लॉ है या इंटेंशन जरूरी है नहीं है और क्या क्या एसेंशियल्स हैं नेग्लिजेंस के, वो सब आई हैव रिटन डाउन हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड नेग्लिजेंस होता क्या है. नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. ऑलराइट. सो नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है. लायबिलिटी मतलब आप पे कोई जिम्मेवारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको वो बॉडीगार्ड वाला एग्जांपल दिया कि बैंक के बाहर जो सिक्योरिटी पर्सन बैठता है उसकी जिम्मेवारी है टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर ध्यान रखे कि कभी भी सिक्योरिटी का ब्रीच ना हो. उस पर क्या है, लायबिलिटी है या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब आपने कोई भी एक्ट किया जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया और आप कहते हो कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी, मेरी को या मैं तो नेग्लिजेंट था या मुझे पता ही नहीं था कि मेरे एक्शन के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे. यानी कि सिंपली आप कोई एक्ट करते हो, उसकी वजह से किसी को कोई इंजरी कॉज हो जाती है, कोई डैमेजेस कॉज हो जाते हैं और फिर आप उनको एक्नॉलेज करने की बजाय यूं कहते हो मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्शंस के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो आपको लायबल बनाने के लिए, आपको जिम्मेवार बनाने के लिए अपने एक्शंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व किया गया. यानी कि अब ये नहीं है तुम कुछ भी करोगे और कह दोगे कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी तो मुझे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी. नहीं,
आप जब भी कुछ ऐसा करोगे जिससे किसी आपके एक्शन से, आपके शब्दों से किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस लॉ जो है वो है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर दो लोग थे, रेलेंट्स और फ्लेचर। एक की ये फील्ड थी, बिल्डिंग थी, लैंड, और यू कैन से एक व्यक्ति का ये लैंड था और लैंड 1, और दूसरे का ये था लैंड 2। ठीक है, यहां पर क्या था, माइंस थी, और यहां पर क्या था, वो एक ही वॉज बिल्डिंग समथिंग और ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। यहां पर वो कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहा था, द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब उसे पता है यहां पर माइंस है। ठीक है, अब यहां पर जो ये माइन वाला बंदा है या इस लैंड का जो ओनर है, यहां पर एक वाटर स्टोरेज बना देता है। ठीक है, व्हाट डज ही डू, यहां पर वाटर स्टोरेज टैंक बना देता है। अब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, इसे पता है यहाँ पर माइंस है, यहाँ पर वाटर स्टोरेज टैंक है। ये कंस्ट्रक्शन करते करते यहाँ पे डिगिंग शुरू करता है, यहाँ पे खोदना शुरू करता है, यहाँ खोदना शुरू करता है, और खोदते खोदते क्या है, ये जो सारा वाटर स्टोरेज का पानी है वो सारा इन माइंस में चला जाता है। ठीक है, और माइंस में चले जाने से जो ये इस लैंड का ओनर है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब जो यहाँ पर ये व्यक्ति है कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसे ऑलरेडी पता था कि लैंड माइन है और वाटर स्टोरेज टैंक है, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू किया रखा, और यहाँ पर उसने खोदना शुरू कर दिया। अब उसने खोदना शुरू किया तो यहाँ की दीवार टूट गई और ये सारा पानी माइंस में चला गया। माइंस में जो वर्कर्स थे उनको भी डैमेजेस कॉज हुए, उनको भी इंजरीज कॉज हुई, और जो माइंस का ओनर है ऑफकोर्स उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही गया, क्योंकि अब माइंस में पानी भर गया। तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी है? अब ये यूं नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था उसकी जमीन के नीचे क्या है। अरे भाई, तुम उसके पड़ोस में रह रहे हो, इतना तो तुम्हें बेसिक आइडिया होगा ना कि भाई अगर उसका माइंस का काम है तो उसने डीप खुदाई कर रखी होगी, तो तुम्हें एटलीस्ट उससे बेसिक डिस्कशन कर लेनी चाहिए कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे कुछ एरिया में जो हमारा कॉमन एरिया है यहाँ पर मैं खुदाई करने वाला हूँ, आई होप उससे तुम्हें कोई डैमेज कॉज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने रेकलेसनेस, केयरलेसनेस बिहेवियर रखा, उसकी वजह से इस व्यक्ति को नुकसान हो गया। अब ये जो व्यक्ति है, लैंड 2 का जो लैंड ओनर है या माइंस का जो ओनर है, वो इस व्यक्ति से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर जो है वो यही केस था। यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ। यहाँ पर कहा गया कि आप कुछ भी गलत करो और उससे इवेड हो जाओ कि नहीं मैं तो, यू डू नॉट ओन अप और यू डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। ऐसा नहीं हो सकता। आपके एक्शंस की वजह से अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी नुकसान हुआ तो आपको भरपाई तो उसकी करनी पड़ेगी, आपको उसकी डैमेजेस या कॉम्पनसेशन तो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है इंटेंशन इज इररेलेवेंट। अगेन जैसे नेग्लिजेंस में, रेकलेसनेस में इंटेंशन रेलेवेंट नहीं था, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी आपकी इंटेंशन इररेलेवेंट है, वो कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफेंस। अब ये इससे पहले ये लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इंटेंशन इज इररेलेवेंट। इसको हम इससे रिलेट करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी ये लैंड ओनर कह देगा, लैंड 1 का जो ओनर है, कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी कि उसे डैमेज कॉज हो, बट उस पर जिम्मेवारी तो थी ना, उस पर लायबिलिटी तो थी ना कि भाई तुम उसके पड़ोसी हो तो तुम उससे इतनी बातचीत करके इंश्योर तो कर सकते हो ना कि मैं अपना जो कॉमन एरिया उसमें खुदाई करने वाला हूँ, आई होप तुम्हें उससे कोई लॉस या कोई डैमेज कॉज नहीं होगा। अब उसने वो ध्यान नहीं दिया तो उसको उस पर लायबिलिटी तो अराइज होगी। तो इंटेंशन, जस्ट बिकॉज ही विल से मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको लॉस कॉज करने की, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड। इंटेंशन इज नॉट रेलेवेंट इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बात करते हैं डिफेंसेस क्या है। अब अगर हम आईपीसी की बात भी करते हैं, इंडियन पिनल कोड, कोई कोई ऑफेंस कमिट करता है, मर्डर का है, चोरी का है, किडनैपिंग का है, थेफ्ट का है, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए कुछ डिफेंस प्रेजेंट करता है। या तो वो कह देगा जिस दिन मर्डर कमिट हुआ मैं तो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था, या मैं तो केपेबल ही नहीं हूं, मैं तो उस दिन हॉस्पिटलाइज था, तो मैं ये ऑफेंस कैसे कमिट कर सकता हूं। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के डिफेंसेस लेते हैं। वैसे ही टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचने के लिए भी कुछ डिफेंसेस अवेलेबल हैं। एक दो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, रेस्ट विल बी योर होमवर्क। दो
डिफेंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की क्लास में, एंड देन योर होमवर्क विल बी यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि, और आप अपनी बुक से पढ़ोगे ना एनसीईआरटी से, तो यू विल श्योरली गेट टू नो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचने के लिए क्या क्या डिफेंसेस आप ले सकते हो। तो सबसे पहला जो डिफेंस है वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब प्लेंटिफ कौन होता है? जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है, यानी कि जिसको इंजरी कॉज हुई है। अब यहां हम कह रहे हैं प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, यानी कि प्लेंटिफ खुद ही ऐसा इंसान है जिसने गलती करी है, तो वो डैमेजेस कैसे क्लेम कर सकता है? वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल वहां अप्लाई नहीं होगा। अब प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मेरी एक फैक्ट्री है, वहां पर हैजार्डस गैसेस यानी कि पॉइजनस गैसेस स्टोर हो रखे हैं टैंक्स में, और ये इसके लिए मैंने उसकी अच्छे से बाउंड्री को बैरिकेड कर रखा है, और वहां पर बोर्ड भी लगा रखा है, एंटर एट योर ओन रिस्क, पॉइजनस गैसेस आर स्टोर्ड इन दिस एरिया, या इस विसिनिटी में पॉइजनस गैसेस स्टोर की जा रही। ये पढ़ने के बावजूद भी आप अंदर घुस गए रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आपने ना कोई मास्क लगाया, ठीक है, ना आपने किसी से परमिशन ली, आपको फिर इन्फेक्शन कॉज हो गया, या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, या आपको कुछ भी इंजरी कॉज हुई, उसके लिए फिर डिफेंडेंट लायबल नहीं है, क्योंकि उसने तो अपने पार्ट पे आपको प्रॉपर्ली बता दिया था कि तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है, तुम्हारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। यहां पर हम क्या कहेंगे? प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, यानी कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी कॉम्पनसेशन क्लेम करने में सक्सेसफुल नहीं होगा, उसे डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गलती है। बोर्ड पढ़ने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो अंदर घुस गया, तो अब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे, वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लायबिलिटी वो किसी और व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, ठीक है। अब दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड, अब इसी से समझो आप एक्ट ऑफ गॉड क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकती है। अगर मैं इसी की बात करूं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं जो कि दे हैव सर्टेन क्वालिटी, कि वो लोगों में अगर लोग बिना उनको अपने हैंड्स को कवर किए या अपनी बॉडी को कवर किए उनको टच करेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। अब क्या हुआ? अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आया तो जो भी मैंने जहां जिस एरिया को बैरिकेड करके वो प्लांट्स लगा रखे थे, वो बैरिकेड्स टूट गए और वो प्लांट्स जनरल पब्लिक के कांटेक्ट में आ गए और लोगों को इन्फेक्शन हो गया। अब यहां पर लोग कहेंगे कि भाई उसने वो प्लांट लगा रखा था, उससे हमें इन्फेक्शन हुआ, हमें बीमारी हुई, हम वो स्ट्रिक्टली लायबल है, हमें तो कॉम्पनसेशन चाहिए। बट नहीं, यहां पर डिफेंडेंट कहेगा इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो फैक्टर उसको मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक, अब वो आप ना तो उसको फोरसी कर सकते हो, ना उसको फोरकास्ट कर सकते हो। अब वो आपका उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उससे नुकसान कितना होगा, आप वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या आप उसको फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप बेस्ट क्या कर सकते हो? आपने अपनी तरफ से सारे स्टेप्स इंश्योर किए हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी के अंदर ना आए, या यहां से कोई ऐसी स्मेल ना जाए कि लोगों को प्रॉब्लम हो। उसके बाद भी अगर एक्ट ऑफ गॉड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी लायबिलिटी आप पे अराइज नहीं होती। इसलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए ये दो डिफेंसेस हैं। नाउ इट इज योर होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम दीज टू डिफेंसेस हमारे पास और कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल हैं। अब प्लीज आपको ये पढ़ के जरूर आंसर करना है। आई विल बी लुकिंग टू दैट कि कौन कौन से बच्चे आर अटेंटिवली आंसरिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में भी देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्टिवली आंसर करते हैं और मैं उन पर रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट भी होता है तो आई ऑल्सो रिस्पॉन्ड देयर। सो प्लीज दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू टेल मी कि इन दोनों डिफेंसेस के अलावा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में और क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम आ गए एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे, ठीक है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में भी सेम है, कोई व्यक्ति की नेग्लिजेंस की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ तो वो ये नहीं कह सकता मेरी इंटेंशन नहीं थी तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नहीं, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। वही जैसे यहां पर एक केस से हम इसको समझते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का लैंडमार्क केस है ये, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या उसको हम ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। यहां पर एक सर्टेन टाइप ऑफ गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाने से बहुत सारे लोगों की डेथ कॉज हो जाती है, या बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लोग उससे अफेक्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे केसेस में हम उस कंपनी को, क्योंकि उससे जो डैमेज कॉज हुआ है उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पर वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं उसको पनिशमेंट ज़्यादा दी जाए, यानी कि उससे जो कॉम्पनसेशन है वो ज़्यादा अमाउंट की क्लेम की जाए। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने देखा हाँ हम किसी व्यक्ति पे लायबिलिटी डाल सकते हैं उसके एक्शंस की, बट उसके पास कुछ डिफेंसेस अवेलेबल थे। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर आर नो डिफेंस अवेलेबल। अगर आप पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया तो आपको कॉम्पनसेशन क्लेम देना ही पड़ेगा और डैमेजेस पे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके एक्शन की वजह से जो इंजरी कॉज हुई है, जो किसी पे इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ही लार्ज स्केल का है। सो व्हाट वी कैन से हियर, देयर आर नो डिफेंसेस इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दिस यू मस्ट कीप इन माइंड, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होंगे, आप कॉम्पनसेशन या डैमेजेस देने से बच सकते हो, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो डिफेंसेस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ विद दिस आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड क्या होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर। Okay, so this way we have completed the concept of torts. Now we will talk about certain questions. तो पहला क्वेश्चन है which of the following is true। भाई आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब यहीं पर क्या होता है, वो यहाँ पे ट्रू की जगह लिख देते हैं which of the following is not true, उससे क्वेश्चन की पूरी सेंस बदल जाती है। आप सिर्फ हाँ मुझे तो ऑप्शंस देख के पता है, मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मार्क कराते हो। नहीं, क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़ना है, चाहे आपको लग भी रहा है ना आपको तो पूरा पेपर आता है, इट इज वेरी इजी, स्टिल यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। पेशेंस इज द की, शांति से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए कहता है इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोथ डिफेंसेस आर अवेलेबल। इज इट ट्रू? नो। In strict liability, absolute liability, both defenses are not available. ये भी सच नहीं है। In strict liability only defenses are available. This is true. In absolute liability only defenses are available. This is again not true. So इनमें से true statement कौन सी है? Option C, यानी कि सिर्फ strict liability के केस में ही defenses available हैं, absolute liability में कोई भी defense available नहीं। Now after this, next question is which of the following is the landmark case of negligence। negligence पे इनमें से कौन सा केस लैंडमार्क है? डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, सिल्वी वर्सेस स्टीव, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन ये हम पढ़ ही चुके हैं, दिस इज द लैंडमार्क केस फॉर नेग्लिजेंस। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इज योर लैंडमार्क केस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So which of the following is not an intentional tort? Again, you have to be very careful while reading the question. Here what is asked? Which of the following is not an intentional tort? इनमें से कौन सा intentional tort नहीं है? A says defamation, B says conversion, C says negligence, and D says trespass. इनमें से intentional tort कौन सा नहीं है? Of course it is नेग्लिजेंस, बिकॉज यहाँ पर इंटेंशन इररेलेवेंट होती है या इंटेंशन मैटर ही नहीं करती, जबकि डेफेमेशन, कन्वर्जन और ट्रेसपास के लिए आप तभी किसी को पनिश कर सकते हो जब उस व्यक्ति की एक बुरी इंटेंशन थी या बैड इंटेंशन प्रेजेंट थी, ठीक है। सो विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not essential? Again, read the question carefully. Which of the following is not essential to constitute tort of trespass? ट्रेसपास के लिए अगर आपको किसी को पनिश करना है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट रेलेवेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है? फर्स्ट इज इंटेंशन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रेलेवेंट है क्योंकि जो ट्रेसपास है हमारा, ट्रेसपास इज एन इंटेंशनल टॉर्ट। जब तक इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होगी वी कैन नॉट पनिश द पर्सन फॉर द सेम। सो इंटेंशन तो एसेंशियल है। Annoyance to the plaintiff, of course, आप किसी की परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो आप उसे अनॉयंस कॉज कर रहे हो, तो अनॉयंस इज एन एसेंशियल। देन फिजिकल इंजरी टू द प्लेंटिफ, दिस इज नॉट एसेंशियल। ये हमने जो एसेंशियल्स पढ़े थे उसमें मेंशन नहीं था। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ट्रेसपास की कमीशन के लिए, ट्रेसपास का किसी को अगर आपको पनिश करना है तो फिजिकल इंजरी प्रूव करना ज़रूरी नहीं है।
So D option tha all of the above. So this way the correct answer will be option C. Fifth question says, if someone takes a ring from you and later converts it into a chain without your permission, which tort has been committed? आपकी permission के बिना, again the nature of the object has been changed, तो ये कौन सा tort है? It is your tort of conversion. Very simple. ये मैंने आपको एक इसी illustration के साथ भी समझा दिया था already. Now next question after this will be, is duty to take care a part? Here we have to write duty to take care. Is duty to take care a part of essentials of part of negligence? क्या negligence का एक important essential है duty to take care? Yes, always. जब duty to take care होगा तभी तो वो second essential fulfill होगा. Breach of duty. Whenever there is existing duty and there is breach of duty, and that because of that breach some injury is caused, then only we can hold someone responsible for the tort of negligence. So this way, टेक केयर की जो ड्यूटी का टेक केयर का एसेंशियल है, इट ऑलवेज हैज टू बी प्रेजेंट फॉर पनिशिंग समवन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. अब इसके बाद अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस? इनमें से कौन सा डिफेंस नहीं है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? Plaintiff the wrongdoer, I have already discussed. Act of God also I have discussed. So that way option C sorry, बोथ ए एंड बी, ये दोनों जो हैं आपके डिफेंसेस हैं जब आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचना चाहते हो, जब आप डैमेजेस या कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहते, तो ये दोनों डिफेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं, या आप प्रूव करके कॉम्पनसेशन या डैमेजेस देने से बच सकते हो. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू समवन्स प्रॉपर्टी विल अमाउंट टू. अब आप अनलॉफुली यानी कि बिना किसी व्यक्ति की कंसेंट के उसके प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, तो वो कौन सा टॉर्ट माना जाएगा? नेग्लिजेंस, असॉल्ट, ट्रेसपास और बैटरी. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने आज की क्लास में ही डिस्कस किया है. इट विल अमाउंट टू द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस विल बी, if a police officer comes for investigation to your house and enters your house and starts searching, will it amount to trespass? तो अगर कोई पुलिस ऑफिशियल आपके घर में, ही कम्स विद अ वारंट, वो एक वारंट के साथ, सर्च वारंट के साथ आता है और वो आपके घर की तलाशी लेता है, तो क्या वो भी ट्रेसपास होगा? नो, क्योंकि अब वो एक लीगल सैंक्शन के साथ, लीगल परमिशन के साथ आपके घर में एंटर हुआ है, जहां पर अब आपकी कंसेंट इररेलेवेंट है. यू विल हैव टू लेट हिम सर्च योर हाउस. तो इस तरीके से इट विल नॉट अमाउंट टू ट्रेसपास. तो ये एक ट्रेसपास का एक्सेप्शन हो गया. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वेयर यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चैटल? चैटल कहाँ पढ़ा हमने? ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू चैटल. देयर आई स्पेसिफिकली टोल्ड यू, चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस वे द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, option A, that is your movable property. So next after this is, okay, so that's all about the questions, and this way we have completed the concept of tort law. टॉर्ट लॉ में हमने उसका मीनिंग, ओरिजिन, एसेंशियल्स पढ़े, फिर हमने इंटेंशनल टॉर्ट की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी अलग अलग तरह की, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, कन्वर्जन, डेफेमेशन, ये सब पढ़ा. और फिर हमने उसके पैरेलल नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहां हमने देखा कि इंटेंशन रिलेवेंट ही नहीं होता. फिर लास्टली वी कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और उनमें डिफरेंसेस भी समझे. और इसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज आज की क्लास में बताए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्दर आई गेव यू अ होमवर्क, 1 क्वेश्चन एज होमवर्क, जिसमें आई हैव आस्क्ड ऑल ऑफ यू, यू हैव टू टेल मी व्हाट अदर डिफेंसेस आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर एंड एक्ट ऑफ गॉड के अलावा हमारे पास क्या क्या जनरल डिफेंसेस अवेलेबल हैं, विच यू मस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट्स, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी एड्रेसिंग टू योर डाउट्स देयर ओनली. And with this we complete the concept of tort law. In the next class we will be starting a new topic. Probably it is going to be either your property law or your contract law. So that's all for today's class. Thank you everyone. I hope you all have an amazing day ahead. Thank you.